हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विथ MPMSU। आज के जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है FMT सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। गाइस, ये टॉपिक ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जब पहले पेपर पैटर्न था 10 मार्क्स में आया करता था, ये लगभग हर साल, नहीं तो 5 मार्क्स में आता था। आपका जो पेपर पैटर्न है 20 मार्क्स में भी आता है और नहीं तो 5 मार्क्स में आती है। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको जल्दी से कवर करते हैं, ज़्यादा समय नहीं देंगे, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड मतलब ओपी कंपाउंड्स में सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका एल्किल फॉस्फेट्स और एराइल फॉस्फेट्स, इन दो चीज़ों में किया गया है। एल्किल फॉस्फेट्स और एराइल फॉस्फेट्स। एल्किल फॉस्फेट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? टाइक्लोरफॉस और डाइमोफॉक्स और TEPP, HETP और मेलाथियोन। ठीक है, और एराइल फॉस्फेट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? एराइल फॉस्फेट्स में हमारे पास आ जाएगा पैराथियोन और डायाजियोन। ठीक है, ये याद रखिए। और तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें क्लासिफिकेशन में। मेन तो आपको ये पता होना चाहिए एल्किल फॉस्फेट्स और एराइल फॉस्फेट्स। आप ये सब नहीं लिखोगे, एक दो कंपाउंड लिख दो, मेलाथियोन लिख दो, टाइक्लोरफॉस लिख दो और पैराथियोन और डायजियोन एराइल फॉस्फेट्स में। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब देखो गाइस, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज और एसिटाइल कोलिन को अच्छे से याद रखना। सबसे पहले जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है वो ये क्या जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है वो करता क्या है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिटाइल कोलिन ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के प्रेजेंस में, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड प्लस कोलिन में टूटता है। मगर ये जो ओपी कंपाउंड्स है ना, ओपी कंपाउंड्स ये क्या करते हैं? ये जाके एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज से बाइंड करते हैं और उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन में तोड़ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये बाइंड कैसे करते हैं ओपी कंपाउंड्स? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज में ना, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज में एक सेरीन हाइड्रोक्सिल रेसिड्यू पाया जाता है। चलो मान लेते वो ऐसे लगा रहता है, कौन सा? सेरीन हाइड्रोक्सिल रेसिड्यू लगा हुआ होता है। ओपी कंपाउंड्स इससे बाइंड करेगा और वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगा। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन में तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो मतलब ओपी कंपाउंड्स, और ओपी कंपाउंड्स के साथ एक चीज़ और याद रखिए, कार्बामेट्स करके होता है, कार्बामेट पॉइजन। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रख लो, ये दोनों एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज और साथ में ब्यूटेरिल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं। ब्यूटेरिल कोलिन एस्ट्रेज, मेन तो आपको यही याद रखना है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, इसको इनहिबिट कर देगा तो एसिटाइल कोलिन टूट नहीं पाएगा। तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? एक्यूमुलेट रहेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन में एक्यूमुलेट रहेगा, जिसके कारण ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना गाइस? एसिटाइल जो ओपी कंपाउंड्स हैं ये सेरीन हाइड्रोक्सिल रेसिड्यू ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम से बाइंड करता है, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हो गया तो वो एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन में नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, इसलिए हम ओपी कंपाउंड्स को और क्या बोलते हैं? कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया।
तो एसिटाइल कोलिन टूट ही नहीं पाया, किसमें, कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में। किस कारण नहीं टूट पाया? ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या, एसिटाइल कोलिन का क्या होगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा। कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? एक तो एएनएस में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ब्रेन में। और इसके एक्यूमुलेशन के कारण होगा क्या? इसके एक्यूमुलेशन के कारण ये होगा कि जो इसका इफेक्ट रहता था ना, कहाँ पर, मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स में, वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स में इसका जो वो है काम है, ये ओवर स्टिमुलेट कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें होंगी इसके कारण से। ठीक है, तो मैं आपको उसको एक अलग टॉपिक में ही पढ़ा देता हूँ, साइन एंड सिम्टम्स में, कि मस्करेनिक ओवर स्टिमुलेट होगा तो क्या क्या होगा, निकोटिनिक ओवर स्टिमुलेट होगा तो क्या क्या होगा, ब्रेन में ओवर स्टिमुलेशन होगा तो क्या क्या होगा। तो वही उसके साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं। तो मैं आपको सीधा साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू पढ़ाता हूँ। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, अब देखो साइन एंड सिम्टम्स मेनली लगभग 2 घंटे के बाद, आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में दिख जाते हैं ऑफ एक्सपोजर। 30 मिनट्स टू 2 आवर्स के एक्सपोजर होते ही हमको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। लगभग 2 घंटे के अंदर तो मिल ही जाते हैं हमको, एक्सपोजर होने के बाद 2 घंटे के अंदर हमको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीआईटी में क्या क्या होगा। ठीक है, सलाइवेशन बढ़ जाएगा और नोजिया वॉमिटिंग तो लिखिए ही, आपकी तो आदत पड़ गई होगी फार्मा में लिख कर। नोजिया वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, बीपी बढ़ेगी। ठीक है, हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, राइनोरिया होगा, एलर्जी लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ब्रोंकोस्पैज्म होगा। ठीक है, और कफिंग वीजिंग ये सब तो होगा ही। और ऑक्यूलर में क्या क्या डिफरेंस आएगा, ऑक्यूलर में ब्लड विजन देखने को मिलेगा। ये टर्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब इसकी केस स्टडी आती है ना तो ब्लड विजन विथ हाइपरटेंशन ब्रेडिकार्डिया ये लिखा रहता है। ठीक है, और ग्लैंड्स में एक चीज़ याद रखिए, लैक्राइमेशन बढ़ जाएगा, लैक्राइमेशन बढ़ जाएगा, और जीआईटी में सलाइवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्वेटिंग बढ़ जाएगी। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखो, ये जो ओपी कंपाउंड्स है ना, ये जब पैकेट्स में मिलते हैं तो इनके साथ में एक सॉल्वेंट रखा जाता है, उस सॉल्वेंट का नाम होता है एरोमैक्स। और ये जो एरोमैक्स होता है ना, ये जो सॉल्वेंट होता है, इसमें ना केरोसिन जैसी स्मेल आती है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब भी आप कोई ओपी कंपाउंड या फिर ओपी पॉइजनिंग वाले पेशेंट से डील कर रहे होंगे ना, उसकी ब्रीथ से, उसकी सांस से, या फिर उसकी बॉडी के आसपास से, या फिर उसकी बॉडी सिक्रीशन से, पसीने से, आपको केरोसिन लाइक स्मेल आएगी, केरोसिन लाइक स्मेल आएगी आपको। ठीक है, ये हो गए मस्करेनिक के, ये थे मस्करेनिक के।
अब हम पढ़ेंगे निकोटीनिक के। निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे ओवर स्टिमुलेशन के पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स बस याद रखें। मसल फैसिकुलेशंस देखने को मिलेगा आप, क्रैम्प्स, ट्विचिंग और वीकनेस। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और सीएनएस में क्या क्या देखने को मिलेगा? सीएनएस में वही कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, वही जो सब हर चीज़ में मिलता है, ये कन्फ्यूज़न, ड्राउजीनेस, और क्या क्या मिलता है, ट्रेमर्स, अटैक्सिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स याद होने चाहिए तीनों के, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे, निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे और सीएनएस पे क्या क्या पड़ता है। ठीक है, अब हाँ, जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं ना, वो 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और जो इसका फेटल पीरियड होता है, फेटल पीरियड लगभग 24 घंटे की होता है अनट्रीटेड केसेस में, और ट्रीटेड केसेस में ये 10 दिन तक जा सकता है, वो भी अगर ट्रीटेड केस अनसक्सेसफुल हो गया, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए, तो फेटल पीरियड 10 दिन तक हो सकता है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। ठीक है, फेटल डोज कितना होता है आपको ये याद होना चाहिए। फेटल डोज, फेटल डोज जो मेलाथियोन का है, मतलब एल्किल वाले का, मेलाथियोन एंड डायाजियोन, इसका 1 ग्राम है। और जो एराइल है, पैराथियोन, एराइल फॉस्फेट्स, इसका 15 से 30 मिलीग्राम है। ठीक है ना, ये देखो एल्किल में मेलाथियोन और डायजिनोन, ओह सॉरी, एराइल में डायजिनोन और पैराथियोन है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। सॉरी, यहाँ पे मेलाथियोन बस एल्किल है, डायजिनोन और पैराथियोन एराइल है। ठीक है, अब इसका एब्जॉर्प्शन जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, इसके तो बहुत सारे रूट्स हैं, ट्रांसडर्मल, ट्रांसकंजक्टिवल, इनहेलेशनल, जीआईटी के थ्रू और डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए, 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में दिख जाएगा। फेटल डोज बता दिया, फेटल पीरियड बता दिया 24 घंटा, और अगर ठीक कर दिया, अगर अनट्रीटेड है तो 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाएगी, और अगर ट्रीट कर दिया गया है फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह गई तो लगभग 10 दिन तक वो जिंदा रहेगा। ठीक है, फिर वापस ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। ये हो गया मेन तो यही है। हाँ, 4-5 पॉइंट लैब डायग्नोसिस में देख लो। वैसे एफएमटी में उतनी लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होती नहीं है, पर देख लीजिए। ठीक है, अब लैब डायग्नोसिस, अब पता कैसे चलेगा तुमको कि ये ओपी पॉइजनिंग का केस है? तो ओपी पॉइजनिंग के जो केस होते हैं ना, वो मेनली हिस्ट्री, क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे होता है। हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे हम पता करते हैं या फिर अंदाज़ा बोलते हैं कि ये ओपी पॉइजनिंग का केस लग रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स होती है ओपी पॉइजनिंग के केस में, वो क्या होती है? वो होती है कोलिनेस्ट्रेस एक्टिविटी में डिप्रेशन दिखना। कोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी में डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और हाँ, मेन तो यही है, कोलिनेस्ट्रेज एक्टिविटी में हमको डिप्रेशन देखने को मिलता है। और इसमें क्या याद रख लीजिए आप, मेन तो जो एक्यूट पॉइजनिंग होते हैं उसमें 50% से ज़्यादा कोलिनेस्ट्रेज एक्टिविटी में डिप्रेशन देखने को मिलता है। और हाँ, 2 तरह के कोलिनेस्ट्रेज देखने को मिलेंगे, एक आरबीसी जिसको हम ट्रू कोलिनेस्ट्रेज बोलेंगे, ट्रू कोलिनेस्ट्रेज, और एक होता है प्लाज्मा जो कि सूडो कोलिनेस्ट्रेज होता है।
सूडो कोलिनेस्ट्रेज होता है। ठीक है, जो आरबीसी ट्रू कोलिनेस्ट्रेज है ये सीएनएस के ग्रे मैटर में और आरबीसी और मोटर एंड प्लेट में देखने को मिलेगा, और ये जो सूडो है ये सीएनएस के वाइट मैटर में, वाइट मैटर और प्लाज्मा में देखने को मिलेगा, इसलिए प्लाज्मा और सूडो, और आरबीसी में मिल रहा है इसलिए आरबीसी या फिर ट्रू। ठीक है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्या क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्या बनेगा? गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस और अस्थमा और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये तो बहुत रेयरली देखा जाता है पर दिखता है। ये हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या क्या रहेगा? बस दो टॉपिक और बचा है, ट्रीटमेंट और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। हाँ तो गाइस अब करते हैं ट्रीटमेंट उसका। अब देखो, अब जो तुम्हारे पास पेशेंट आया है वो मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड से आएगा, तो हम केस लेकर चलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड से अगर आया है तो सबसे पहले तो उसका करना है डिकंटेमिनेशन। डिकंटेमिनेशन कैसे करना है? उसके कपड़े को बाहर करना है, उसके कपड़े को मतलब फाड़ कर फेंकना है, उतारना है, और उसको पानी से वो करना है, फ्लश करते रहना है उसकी स्किन को। और जो डॉक्टर नर्स जो उसको ट्रीट कर रहे हो वो भी मास्क पहने हो, आई ग्लास वाले मास्क, डबल ग्लव्स यूज़ कर रहे हो, पीपी टाइप किट्स पहने हो जो कि वाटर इम्पेरेबल, जिससे पानी इधर उधर न जा सके। ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट्स को पानी से फ्लश कर रहे हो, उसके कपड़े निकाल के आपने फेंके हैं। ठीक है, ये करना है। फिर डिकंटेमिनेशन में ही करना है आपको गैस्ट्रिक लवाज। अब देखो, जो गैस्ट्रिक लवाज है ये 1:5000 KMnO4 के थ्रू करना है, और नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू सक्शन करना है, कंटिन्यूअस सक्शन करना है। ठीक है, और एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल का डोज क्या है? 1 ग्राम पर kg। ठीक है, ये हो गया डिकंटेमिनेशन में। और मान लो अगर उसके आई में भी एक्सपोजर हुआ है ओपी का, तो कंटिन्यूअस वाटर से या फिर नॉर्मल सलाइन से या फिर लैक्टेटेड रिंजर सॉल्यूशन से उसका आई इरिगेशन करते रहना है। ठीक है, फिर करना है एट्रोपिनाइजेशन। एट्रोपिनाइजेशन मतलब आपको एट्रोपिन के इंजेक्शंस देने। ठीक है, एट्रोपिन सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे जो इफेक्ट आए हैं ना उनको ब्लॉक करेगा। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जो इफेक्ट आए हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जो वो आए हैं उस पर कोई भी असर नहीं करता एट्रोपिन का। एट्रोपिन का डोज कितना होता है? क्या डोज रखते हैं हम एट्रोपिन का? एट्रोपिन का डोज रहेगा, अरे यार चलना क्यों बंद हो जाती है बीच बीच में? अरे हाँ, एट्रोपिन का जो डोज रहेगा वो 2 to 4 मिलीग्राम रहेगा, आईवी के थ्रू देना है। ठीक है, चल रहा, आईवी के थ्रू देना है। ठीक है, और हर 5 to 15 मिनट्स में इसको रिपीट करना है। हर 5 to 15 मिनट्स में रिपीट करना है। ठीक है, एट्रोपिन के बाद हमको प्रालीडॉक्सिन देना है। प्रालीडॉक्सिन और
डायजेपाम। ये तीनों तो तभी देना जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो, नहीं तो शुरुआत में आप एट्रोपिन से भी काम चला सकते हो। एट्रोपिन से काम नहीं चला तो एट्रोपिन और पैरालिटॉक्सिन दे दो। डायजेपाम आपको तभी देना जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो। ठीक है, ये कर सकते हो। और हाँ, ट्रीटमेंट में तो इतना ही है। फिर सपोर्टिव केयर से देने हैं। सपोर्टिव केयर में वही जैसे कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो उसके हो रहे हैं उसको सक्शन के थ्रू निकालना है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंट्यूबेट करना है, ब्रोंकोस्पाज्म को ठीक करना है एट्रोपिन के थ्रू, और यही सब करना है। हाँ, अब पढ़ते हैं हम इसके मेडिकल लीगल या फिर पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के थ्रू। अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, जो कि हमको मेन एफएमटी में पूछता है। यार पेन क्यों नहीं चल रही। पीएम फाइंडिंग्स, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, साइनोसिस देखने को मिलेगा हमको। साइनोसिस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, लिप्स, फिंगर्स, इन दो जगह में देखने को मिलेगा। ठीक है, और फेस जो उसका होगा ना कंजेस्टेड देखने को मिलेगा। फेस कैसे देखने को मिलेगा, कंजेस्टेड देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रॉथी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। फ्रॉथी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, और कैरोसिन लाइक स्मेल जो मैंने आपको पहले बताई थी वो तो मिलेगी। कैरोसिन लाइक स्मेल देखने को मिलेगी। ये थे एक्सटर्नल फाइंडिंग्स। ठीक है, इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या क्या मिलेगा। इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, एक्सटर्नल में फेस कंजेस्टेड देखने को मिल रहा था। इंटरनल फाइंडिंग्स में म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंजेस्टेड देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रीथ या फिर बॉडी के सिक्रीशन से, पसीने से कैरोसिन स्मेल आ रही थी। इंटरनल में तुमको जो ब्रीथिंग नहीं, जो स्टमक कंटेंट है ना, स्टमक कंटेंट जैसे कि वॉमिटिंग हो गई या फिर जो तुम लवाज कर रहे हो, उसमें से आपको कैरोसिन लाइक स्मेल देखने को मिलेगी। स्टमक कंटेंट से आपको कैरोसिन लाइक स्मेल देखने को मिलेगी। ठीक है, और मिकोसा और मिकोसा ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंजेस्टेड देखने को मिले हैं। ऐसे रेस्पिरेटरी पैसेज जो हैं वो देखने को मिलेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पैसेजेस हैं वो कंजेस्टेड देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ब्रेन में एडिमा देखने को मिलेगा। ब्रेन एडिमा देखने को मिलेगा। लंग्स में एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थे पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। जितने भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उन सबको आपको 4 से 6 दिन या लगभग 1 हफ्ता के लिए तो आपको हॉस्पिटलाइज करना है जब तक उनके सिम्टम्स नहीं चले जाते। क्योंकि अगर उनके सिम्टम्स मान लो नहीं देखने को मिल रहा है पर उनको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर इंटरमीडिएट सिंड्रोम्स कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है आफ्टर एक्यूट क्राइसिस, तो इसलिए लगभग 1 हफ्ते के लिए आपको उनको हॉस्पिटलाइज करना है। और जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं ना, ये बहुत से अदर टॉक्सिन्स और जो डिसीजेज हैं उनको मिमिक करता रहता है। इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कब ये डिसीज़ हो सकती है। अगर साइनोसिस नहीं दिख रही है तो फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग नहीं होगी। अगर साइनोसिस दिख रही है, आपको ट्रेमर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जहाँ पे ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनते हों वहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। चिल्ड्रंस में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। और हमारे जैसे इंडिया है, जो खेती बाड़ी वाले लोग जो होते हैं वो उनके यहाँ तो ये ओपी सुसाइडल केस तो बहुत ज़्यादा कॉमन्स मिलते हैं। और होमिसाइड पॉइजनिंग तो उतना देखने को नहीं मिला, अभी तक केस वेस नहीं आया है। ठीक है, इस मेनली तो इतना ही है।
अगर आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आता है तो मेनली आपको तो ये पीएम फाइंडिंग्स पता होना चाहिए। ये जो ट्रीटमेंट था ये पता होना चाहिए। लैब डायग्नोसिस में हम क्या क्या देखेंगे, ये ट्रू और सूडो कोलिनेस्ट्रीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, और मस्करेनिक, निकोटिनिक और ब्रेन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करते रहो। ऐसे रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।